क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल एक्स इन्वॉल्व है और उसकी डिग्री एक नेचुरल नंबर है और वो डिक्रीज़ कर रही है एक सीक्वेंस के साथ। फॉर एग्जांपल ये 3 है, फिर +2 आए, फिर +1 आए और फिर कोई भी कांस्टेंट। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a0xn प्लस a1xn-1 and so on. A equation that contains an variable with some power that decreases in a sequence in the preceding values is called polynomial equation. What is quadratic equation? Quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is up to 2. For example, a quadratic equation would be x square plus 4x plus 1 equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं। वो तरीके कौन कौन से हैं? 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट ज़्यादा तरीके होते हैं लेकिन हमने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, मेन तरीके कर लेते हैं। फर्स्ट वन फैक्टराइजेशन, सेकंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड वन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि है x इक्वल्स टू प्लस b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये 3 तरीके हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स या उसके सॉल्यूशन निकालने के, पॉसिबल आउटकम्स निकालने के लिए। इसके अलावा साइमल्टेनियसली अगर हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, फिर और हम डिवीजन कर सकते हैं। वो और तरीके अभी हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही पढ़ने हैं। ये वाले तो आसान तरीके हैं, जो मेजर इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वहाँ से शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे? 1 ओमेगा स्क्वायर। किसी भी एक को अपने लिहाज से, मतलब अपने लिहाज से प्लस ले लो, अपने लिहाज से माइनस ले लो। वो कैसे? -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक को ले लो -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसके अंदर जो चीज़ें हम याद रखने वाली हैं, पॉइंट्स बना लें, याद साथ साथ रहेंगी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1 into ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। The sum of all the cube roots of unity equals to 0. 1 plus omega square equals to 0. उसके बाद ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अप्लाई होती है। ओमेगा इक्वल्स टू 1 over ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 over ओमेगा, वेयर ओमेगा क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। एक पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके क्वेश्चन को शॉर्ट बना सकते हैं। अब कोई भी क्यूब रूट आ जाए किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल हमें 1 की तो पता है ना, 1 ओमेगा। अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट आता है, फॉर एग्जांपल 8 का आ जाता है या 64 का आ जाता है, इस तरह किसी भी नंबर का आता है, तो उसके अंदर हमेशा जो प्रॉपर्टी फॉल करती है, क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर सम ऑलवेज इक्वल्स टू 0। Product always equal to the number to which we are taking the cube root. The real number itself.
ये दो प्रॉपर्टी हैं क्यूब रूट के लिहाज से। क्यूब रूट की ये दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आता है, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 8 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फ़ा 1 बीटा -1 चार्ली 0 डेल्टा 2। इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व भी कर सकते हैं हम। इसके अंदर क्यूब वाला प्रॉपर्टी लगा दें, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट एक ट्रिक याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कराने का मकसद वही था कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, और वो ट्रिक ये है कि इफ़ एनी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर एडेड in a progressive sum of increasing power like omega n plus omega n plus 1 omega n plus 2, कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर ओमेगा की पावर एक सीक्वेंस से ऐड हो रही हो तो उसका सम हमेशा ज़ीरो होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ट्रिक है, ये याद कर लो, इससे काफ़ी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इक्वल्स टू ज़ीरो हमेशा, स्टार प्रॉपर्टी। उसके बाद ओमेगा n इज़ इक्वलेंट टू द वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। फिर आता है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं क्या? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका अगर सेट आता है वो है +-1 + आयोटा। ये एक सेट है, मतलब अगर हम इसको खोल के लिखें इसके एलिमेंट्स को तो 1 -1 आयोटा -आयोटा, ये चार एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 0 and the product of fourth roots of unity is always be equal to the negative of the real number. Product negative of the real number. For example, हमने अगर 1 का फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला और उसने बोला व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो वो हमेशा इक्वल होगा -1 के, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की हो गई हैं। फिर आगे चलते हैं इक्वेशंस के ऊपर। बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर सम कैसे निकलता है इक्वेशन को देख के, और ये सारी चीज़ें कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और ये एक्स्ट्रा चीज़ें। अब डिग्री होती क्या है? डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एनी इक्वेशन that has a variable in it, the highest power of that variable will always be the degree of the equation, of the polynomial or of the equation. अब कोई इक्वेशन हमारे पास है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस तरह जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर के अंदर, ax² + bx + c। दिस इज एन जनरल इक्वेशन ऑफ एन 2 डिग्री इक्वेशन। इसके अंदर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं इस जनरल इक्वेशन से, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाए, इसके अंदर से हमें देख के हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? हम देख के हम सम भी निकाल सकते हैं, देख के हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, देख के हम डिफरेंस ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है और सम क्या होता है? सम इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट इक्वल्स टू c/a, और डिफरेंस ऑफ रूट्स इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये याद रखना, डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। अंडर रूट s² - 4p। अब ये s क्या है? ये s ये पूरा सम है जो कि इसके इक्वल है।
और ये p पूरा प्रोडक्ट है जो इसके इक्वल है। पहले हम इनसे वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूला में डाल के हम डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मेजर चीज़ें जो थी वो मैंने करा दी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका क्वेश्चन भी आता है। हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता क्या चलता है। डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस नेचर की है, इसकी रूट्स कैसी कैसी हो सकती हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रियल नंबर, इट कैन बी या रैशनल नंबर, इट कैन बी इर्रेशनल नंबर, or the roots can be equal. The most different possibility that a quadratic equation roots can be is an imaginary number. When the roots of the equation will be imaginary, it will be imaginary when the condition falls like b square minus 4ac is less than 0. इक्वेशन से हम निकालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इस फार्मूले के साथ। अगर ये लेस देन ज़ीरो आए तो हमेशा ये इमेजिनरी रूट्स देगा। और रियल रूट्स कब देगा? रियल रूट्स तब देगा जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आए। रैशनल रूट्स कब देगा? जब ये ग्रेटर देन ज़ीरो आए लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो। इधर लिख लो परफेक्ट स्क्वायर, उसकी जो आंसर आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर कैन बी 9, इट कैन बी 4, इट कैन बी 16, इट कैन बी 64 बिकॉज दीज आर ऑल स्क्वायर्स ऑफ सम नंबर लाइक 8, 4, 2 एंड 3। स्क्वायर 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 स्क्वायर। इर्रेशनल कब होता है? इर्रेशनल तब होता है जब सिंपली ये ग्रेटर देन ज़ीरो कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो। इक्वल तब होता है जब ये इक्वल टू ज़ीरो आए। ये कंडीशंस हैं, ये याद कर लो, लिख लो, प्रैक्टिस करो तो ये सही हो जाएंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 इतना ही था, छोटा सा था, आसान चैप्टर था, ये चीज़ें याद रहेंगी। चैप्टर नंबर 4 अच्छा हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा, अगर क्वेश्चंस में कोई मसला हुआ तो रिपीट करके पूछ लेना, लेकिन जो इसके अंदर बातें बताने वाली थी वो मैंने सारी बता दी हैं। अगला चैप्टर पे चलते हैं, वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, उस पर टाइम भी ज़्यादा लगना है, शायद 2 पार्ट्स में हो। अगला चैप्टर है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये एनईटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेजर पोर्शन इसमें से आता है। इस चैप्टर में से भी बहुत आते हैं, लेकिन ये आसान चैप्टर है, इस पर वर्क करो तो आसानी से कर लोगे। अब जो परम्यूटेशन वाला चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चैप्टर है। इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और कुछ कंडीशंस हमेशा याद रखनी होती है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने क्या अप्रोच रखनी है, अलग क्वेश्चन आए तो मैंने क्या अप्रोच रखनी है। मतलब इसके अंदर कंडीशंस वाइज आपकी अप्रोच चेंज होती रहती है। आप क्वेश्चन पे फोकस करो, पहले क्वेश्चन में चेक करो कि क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, क्योंकि इसके सारे तकरीबन सवाल सेम होते हैं, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसको डिफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन के अंदर वो सीक्वेंस बोलता है और कम्बिनेशन के अंदर चॉइस बोलता है। तो हमने बस ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन किस चीज़ का कर रहे हैं, परम्यूटेबिलिटी का कर रहे हैं या फिर कम्बिनेशन का कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ पूरा क्वेश्चन बदल देगी। आपका अप्रोच सही ना हुई, पूरा क्वेश्चन गलत, और आपको लगेगा कि आपने ठीक किया। आप घर आके बोलोगे मेरा ठीक हो गया सवाल, मेरे इतने ठीक हो गए, लेकिन आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन वो था कम्बिनेशन का सवाल, आपने लगा परम्यूटेशन दिया है। इसमें इसलिए एहतियात करनी है, एहतियात इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये इस चैप्टर की शुरुआत के अंदर ना कुछ चीज़ें आप याद करने वाली देख लो। ये आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ये चीज़ें याद रखनी है। 1 परम्यूटेशन 1 के इक्वल होती है, 2 परम्यूटेशन 2 के इक्वल होती है, इसको रट्टा लगा लो बेशक, 2 के इक्वल होती है। 3 परम्यूटेशन 6 के इक्वल होती है। 4 परम्यूटेशन 24 के इक्वल होती है। 5 परम्यूटेशन 120 के इक्वल होती है। उसके बाद 6 परम्यूटेशन 720 के इक्वल होती है। फिर 7 परम्यूटेशन 5040 के इक्वल होती है, 5040। फिर 8th परम्यूटेशन 4030
3 2 0 के इक्वल होती है। और फिर 9th और 10th परम्यूटेशन 6 8 2 8 8 0 और 10th में बस हमने एक ज़ीरो ऐड करना है 6 8 2 3 6 2 8 8 0। 10 भी सेम यही, बस एक एक्स्ट्रा ज़ीरो 3 6 2 8 8 0। ये याद कर लो, बेशक अभी एक दो दफ़ा पढ़ोगे तो जहन में बैठ जाएंगे और रात को एक दफ़ा रिवाइज़ करना तो याद हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, अब ये चैप्टर ना बेसिक से स्टार्ट होता है। बेसिक इसकी क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़की है, उसके पास 10 शर्ट्स हैं और 5 पेंट्स हैं। इन हाउ मैनी वेज शी कैन वेयर हर क्लोथ्स? 5 शर्ट्स 10 पेंट्स और 10 शर्ट्स और 5 पेंट्स, हाउ मैनी वेज शी कैन वेयर हर क्लोथ्स? तो ये सिंपल, इसके अंदर जो इस तरह का सीक्वेंस आए ना कि दो वो वैल्यूज़ दे दे और बोले कि कितने वेज में ये अरेंज हो सकती हैं। अब वो अरेंजमेंट ही है ना, अरेंजमेंट के सवाल के अंदर सिंपल हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। और इस प्रिंसिपल को कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मोस्टली सवाल इस उससे फंडामेंटल से आते हैं, लेकिन बच्चों ने क्योंकि मुश्किल सवाल की होते हैं, उनको लगता है हर सवाल उसी तरह आता है, वो परम्यूटेशन लगाते हैं, कम्बिनेशन लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं उनका सवाल। और हमेशा ऑप्शंस के अंदर परम्यूटेशन वाला आंसर भी होगा, कम्बिनेशन वाला आंसर भी होगा और सिंपल आंसर भी होगा। अब हर आंसर क्योंकि उनका निकल आता है कम्बिनेशन लगा के, वो कहते हैं इसमें है तो कन्फर्म यही आंसर है, वो फ़ौरन लगा देते हैं। ये ट्रिक होती है बच्चों को फंसाने की। लेकिन आपने जो सिंपल सवाल है उसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लगा के देखना है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा। पहली अप्रोच आपकी ये वाला प्रिंसिपल होनी चाहिए। इसका जो मेन पॉइंट है वो है m इंटू एन, मतलब n फॉर कोई भी ऑकर होने के चांस है और n किसी और इवेंट ऑकर होने के चांस है। ठीक है, मेन ये हो गया। फिर एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। उसके अंदर क्या होता है, जिस तरह हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, उसके अंदर हम सिंपली दो सीक्वेंस को या दो उसको ऐड कर देते हैं। इसके ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, वो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब शुरू होती है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी आई थी हमें एक दफ़ा NET के अंदर, मुझे याद है NET 1 के अंदर क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ परम्यूटेशन, और ऑप्शंस थी नीचे। परम्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर्स। परम्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज डिफरेंट अरेंजमेंट that can be made ये है परम्यूटेशन की डेफिनेशन। अब परम्यूटेशन का एक फार्मूला भी होता है, वो क्या होता है? परम्यूटेशन को हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं NPR। ये परम्यूटेशन का साइन है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ परम्यूटेशन। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं कि अगर n इक्वल्स टू r हो जाए, मतलब ये परम्यूटेशन आ जाए, तो वो हमेशा इक्वल होएगी n फैक्टोरियल के, इसी नंबर के फैक्टोरियल के। और अगर आ जाए NP0 किसी उसके साथ भी ज़ीरो आ जाए तो हमेशा 1 के इक्वल होएगी। ये चीज़ें लिखते रहो, ये ट्रिक्स हैं। मेजर फ़र्क यही ट्रिक्स डालती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराती हैं। मेजर डिफरेंस जो बंदे के नंबर्स में आता है ना, जो 150 अबव जाते हैं, उनको ये ट्रिक्स याद रहती हैं। ये फ़र्क है बस। जो कहते हैं कि हम कन्वेंशनल मेथड अप्लाई करेंगे, वो करते हैं, फिर उनको देर लगती है, फिर उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं, प्रेशर आता है, गलती कर देते हैं पेपर के अंदर। तो ये याद रखोगे, ये याद रखने से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं। कॉन्फिडेंस आएगा तो क्वेश्चन सही होंगे, तो अच्छे नंबर आएंगे, जो नेक्स्ट का टारगेट रखा हुआ है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके अंदर सवाल आते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। हम एक राउंड के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ ग्रुप बैठा हुआ है एक राउंड टेबल के अंदर, तो उनकी अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं? तो वो हमेशा इक्वल होती है n-1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन आया 5 पीपल्स आर सिटिंग इन अ राउंड टेबल एट अ राउंड टेबल, वट कैन देयर अरेंजमेंट? 5 है, 5-1 4 फैक्टोरियल, वो इक्वल होता है 24 पे। ये आंसर है, डायरेक्ट लिखना है क्योंकि याद होना चाहिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है। वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहो 4 × 3 × 2, ये नहीं करना, याद रखना है फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल याद होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा पता भी नहीं चलेगा। अभी मैंने कितनी जल्दी किया, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे मुझे क्वेश्चन करने में, और उधर होते हैं 54 सेकंड। इधर 10 सेकंड बचे, मैंने अपने 40 सेकंड अगले क्वेश्चन के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए बचा लिए जो मुश्किल हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, लेकिन उसमें कंडीशन मोल्ड हो जाती है। वो क्या है? नेकलेस, अरेंजमेंट मेड इन अ नेकलेस। अब नेकलेस के अंदर पूरी अरेंजमेंट तो नहीं होती, पूरा नेकलेस तो नहीं बना होता, नेकलेस होता पूरा है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें तो सिर्फ यहाँ लगी होती हैं हाफ पे। तो इसके अंदर एक जो फार्मूला होता है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, ये बन जाता है इसके अंदर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद इसी कम्बिनेशन और अरेंजमेंट के अंदर सवाल आते हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं सवाल, उसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। वो हमें दे देता है अरेंजमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें देता है नंबर्स 1, 5, 6, 7। वो कहता है दीज आर द नंबर मेक अ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम इट। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर तो इसके अंदर 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर तो वो कहता है कि रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड का मतलब है उन 2 डिजिट्स के अंदर 2 दफ़ा एक ही नंबर है, 5 2 दफ़ा आ सकता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। जितने डिजिट नंबर वो कहता है, अगर वो कहता है 2 डिजिट नंबर बनाओ तो 2 डैशेस लगाओ और बीच में हल्का सा अपनी आसानी के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो। अब आखिरी पोजीशन या शुरू वाली पोजीशन से स्टार्ट करो। आखिरी पोजीशन स्टार्ट करो, इधर कितने नंबर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4। अब उसने कंडीशन दे दी रेपिटेशन अलाउड है, मतलब इधर भी अब 4 ही आ सकते हैं। इधर 4 से मल्टीप्लाई, टोटल अरेंजमेंट 16। अब वो कंडीशन वो चेंज करता है, वो कह देता है क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके रेपिटेशन नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? अब पहली पोजीशन पे तो चारों आ सकते हैं, 4 आ गए। अब 4 में से कोई एक तो यहाँ यूज़ हो जाएगा ना, तो पीछे कितने रह गए? अगर फॉर एग्जांपल 5 यूज़ होता है इस पॉइंट पे, पीछे रह गए 1 2 3। इधर लिखो नंबर आ गया 12। इस तरह ये चेंज होता रहता है। सवाल इस तरह कंडीशंस के लिहाज से हमने उसको मोल्ड करते रहना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब अगर वो क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं देता, सिंपल क्वेश्चन देता है मेक अ 3 डिजिट नंबर फ्रॉम दिस, अगर कोई कंडीशन नहीं देता इसका मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। बस 3 डैशेस बनाओ। इधर कितने आ सकते हैं? 4। 1 यूज़ हो गया, कितने रह गए? 3। 2 यूज़ हो गए, कितने रह गए? 2। मल्टीप्लाई कराओ 12 × 24। ये आंसर है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और आया। क्वेश्चन आया मेक अ 2 डिजिट इवन नंबर फ्रॉम दीज नंबर्स। 2 डिजिट इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन होती है? एंड के ऊपर इवन आना चाहिए। हम इसके अंदर देखेंगे कितने इवन है, 1 2 3 4 के अंदर सिर्फ एक इवन है, तो लास्ट पॉइंट पे सिर्फ एक आ सकता है। अब एक तो इधर यूज़ हो गया, पीछे कितने रह गए? 1 2 3, तो इधर 3 आ सकते हैं। तो ये इसका आंसर आएगा सिर्फ 3। हम इन 3 से 2 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं, ये इसका आंसर है। इसी तरह ऑड आता तो ऑड क्या हो जाता? ऑड नंबर आता, इधर आता 3, क्योंकि एक इवन है, 3 वो हैं। एक इधर यूज़ हो गया, पीछे कितने रह गए? 3, तीनों इधर आ सकते हैं। 3 3 3 9, ये आंसर हो जाता है इसका। तो इस तरह के मैंने जितनी कंडीशंस आती थी ना, मैंने एक क्वेश्चन से ही सारी कंडीशंस करा दी हैं। अब इस कंडीशन को प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो, हर कंडीशन का एक क्वेश्चन करो तो ये क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, इस तरह करोगे और आसान हो जाएगी। दूसरी तरह परम्यूटेशन लगाओगे, वो दिमाग के अंदर खत सी मच जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन अच्छा नहीं होता। ठीक है।
इसके अंदर वर्ड्स के भी क्वेश्चन आते हैं। वो कह देते हैं एक वर्ड है फ्लैग, हाउ मैनी न्यू वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम इट। अब जितने वो है ना लेटर्स 1 2 3 4 उतनी परम्यूटेशन ले लो 24, ये आंसर है इसका। और अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जिसके अंदर रेपिटिशन आ जाती है, रेपिटिशन ऑफ एनी वर्ड लाइक फ्री, इसके अंदर भी 4 हैं लेकिन 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, जोन सा जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा उस फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है, इसका आंसर हो जाएगा 12। इस तरह क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं तो कंडीशन चेंज होती रहती हैं। क्वेश्चंस हम भेजेंगे, वो प्रैक्टिस करोगे, जो नहीं आएगा पूछ लेना। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आसान चीज़ है ये। आगे चलते हैं। परम्यूटेशन के सवाल करा दिए मैंने, फिर आती है कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? सॉरी, कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होता है? चॉइसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम अ गिवन नंबर। इफ़ वी हैव टू डू सिलेक्शन फ्रॉम अ गिवन नंबर वी अप्लाई कम्बिनेशन। फार्मूला ऑफ कम्बिनेशन इज़ NCR, और इसका फार्मूला आता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सही है, ये इसका फार्मूला होता है। इसके अंदर कंडीशन जो हमने पहले की थी कि जब अगर n आ जाए n p n तो वो n फैक्टोरियल होता है, इसके अंदर n c n आ जाए तो वो हमेशा 1 होता है। इसके अंदर थोड़ा सा उल्टा है, और हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ लाइक NC0 और NCN हमेशा 1 होगा। उसके बाद एक बहुत फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये हमेशा इक्वल होता है n+1 CR के। ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह अप्लाई होता है, ये याद रखना है। एक और रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCR मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल, ये इक्वल होते हैं NPR के। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ कम्बिनेशन, एनी कम्बिनेशन फ्रॉम 0 till n किसके इक्वल होता है? NC0 से लेकर अप टू प्लस 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 NCN तक हमेशा 2n के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट। अगर कोई n ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन और हमने उसमें से नंबर ऑफ वेज निकालने हैं उन ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 2n-1। ठीक है, ये सारी दिमाग में बिठाने वाली चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस से बैठती हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर थोड़ा और चीज़ें हैं लेकिन मैं अभी वो नहीं बता रहा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो अगले लेक्चर में करते हैं। अभी थोड़ी ब्रेक लेते हैं, ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। अगला लेक्चर के अंदर मैं बाकी इसका कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, 2-3 चैप्टर मुकाएंगे आज। तो अभी ये चैप्टर ख़त्म करते हैं, मतलब अभी ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, बाद में शुरू करते हैं। अभी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी शानी पीता हूँ, अगला लेक्चर थोड़ा रेडी करता हूँ। ठीक है, अभी ये लेक्चर ख़त्म हो गया।